कभी भी कर ही रहे हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे तो प्रयास बेहतर ही होगा। नहीं नहीं, देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी भावनाओं को समझो। सबसे पहली बात, एक भावनाओं को समझाने के मतलब ये है कि आप बच्चे हो नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो 5-10 वर्ष के, तो उनको प्यार से टॉफी खिला के और अच्छे अच्छे टाइम पास करवा के और फिर सिखाया जाए, वो एक तरीका अलग है। आप लोगों से सीधा बोला गया कि याद रख लेना है, आपका कर्मकांड पक्ष है वो आपका एंट्री करवाएगा वहां इंटरव्यू में, अंदर प्रवेश का जी। रास्ता कर्मकांड है, लेकिन जो सिलेक्शन करवाएगा वो करवाएगा ये आपका व्यवहारिक ज्ञान। जितने जल्दी आप लोग इसकी महत्वता को समझ लेंगे, उतना आपका फायदा जल्दी होगा। ये याद मैं विकास करवाना चाह रहा हूँ। जी, जी। और यदि आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े हैं, हम लोग केवल सुनते हुए बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे और सीधा बोलना इंटरव्यू में स्टार्ट करोगे, तो ये लिख ले लेना, यहाँ कभी नहीं बोल पाओगे। यदि यहाँ आप लोगों को कोई अपनी इमेज का, छवि का, यदि आपकी कोई यहाँ साख कम हो रही हो कुछ गलत बोलने में, इतना आप लोगों को छुट्टी दिए होंगे, आप लोग अपने कट्टर वाले विचार, अपने नकारात्मक विचार रखिए ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जानबूझ कर रखें, मजाक में लेकर मत रखो। जो आपके दिमाग में इस संबंध में विचार आता है रखो, तो सही हम करवाएंगे कि ये गलत कैसे है पहले वो बताएंगे, तो फिर उसको सही करवाएंगे, आपको महसूस करवाएंगे। साइकोलॉजी पढ़ाने का और प्रवचन वाला उसका है कि वो महसूस करवाया जाए आपको कि हाँ ये मैं गलत था इस जगह पर, तो यहाँ मैं सही था। चलिए द्वितीय उपाध्याय जी, माइक ऑन। शुरुआत करते हैं अब हम लोग अंतर्धार्मिक विवाह पर। थोड़ा 2-2 3-3 लाइनें पहले एक बात मेरी सब लोग क्लियर सुन लेना है। देखिए, कोई भी जब टॉपिक हमारा चला करे और आपकी सलाह मांगी जाए, तो जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को कि आपको अंतर्धार्मिक विवाह करवाना है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कदम होगा, क्या निर्णय होगा? तो आप ये भी बोल सकते हैं कि श्रीमान जी मैं नहीं करवाऊंगा, ये हमारी हिंदू लड़कियों से के साथ अन्याय है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है, चाहे आपके दिमाग में कट्टरता भरे विचार आए, चाहे कुछ भी आक्रामक हिंसात्मक विचार आए, निकाल के रखना जरूर है। इंटरव्यू केवल होना अकेला इसके लिए है कि आपका जो वक्तव्य है वो कैसा रहता है। विचार बाद में आएंगे, पहले जब आप लोग बोल ही नहीं पाएंगे तो विचार का करेंगे क्या? मैं यहाँ से परमानेंट तैयार करवाता जाऊंगा, सभी चीजें सब जीरो हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको एक वक्तव्य, अच्छा वक्तव्य आना चाहिए। इसलिए कल मैं धर्म की क्लास में भी से बोला था कि इन लोगों की थोड़ा शैली पर ध्यान देना है कि इसी शैली में मन तो चलेंगे, वहां पर लगना चाहिए कि आप एक तो वैदिक शैली में बात कर रहे हैं, वहाँ सच में आपने तैयारी की। ठीक है, पहले तो आपको इसमें शुरुआत मैं बताऊं कि सबसे अच्छी क्या करनी है। आपका जो पहला पॉइंट रहना चाहिए मेरे हिसाब से, स्वतंत्रता पर शुरुआत करेंगे आप। श्रीमान, हमारे राज्य के, हमारे देश के नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता है अपने निर्णय लेने के लिए। अब हम लोगों को अंतरधार्मिक विवाह पर कंट्रोलिंग नहीं करनी है, उसको बढ़ावा देना है। अब पहली बात, आप लोग यदि समर्थन करेंगे कि नहीं ये सही है, तो फिर वहां से क्वेश्चन एक क्रॉस निकल के आएगा। कैसा? कि आपने समर्थन कर दिया है तो वर्तमान में इतनी असुरक्षा, इतनी हिंसाएं देखी जा रही है, जगह जगह मॉब लिंचिंग में मृत्यु, अंतरधार्मिक विवाह, या कहीं कहीं पर पंचायतों द्वारा लड़कियों को ऐसी गैर कानूनी सजाएं दी जाती हैं, ठीक है, जो गैर पारंपरिक हैं, लड़कों को भी ऐसी दे दी जाती है। तो फिर इसमें आप लोग क्या करेंगे? तो इस पर कोई सोच पाएगा कि यदि ऐसी कंडीशन आपके सामने लगा दी जाए, तो कुछ कोई इस पर बताने के लिए सक्षम है कि नहीं है, ये बताइए। सबसे पहले आप अंतरधार्मिक विवाह का कानून का सपोर्ट करेंगे। जो भी अंतरधार्मिक विवाह हमारे देश में होंगे या आपके प्रदेश में होंगे, उसका समर्थन करना है। अब वो यदि आपसे ये प्रश्न लगाते हैं आपके यहाँ पर क्रॉस कि आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे कि आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो कंडीशन लगाई जाएगी।
फिर उसमें आपको समझ, जैसे आपने बोल दिया कि जी श्रीमान मैं भी ऐसा हूँ, तो मैं जरूर इस पर क्या करूंगा। पहले तो स्वतंत्रता है, यदि कोई ऐसा गलत उद्देश्य है तो इस पर मैं जरूर निगरानी करके अपना कार्रवाई करवाऊंगा प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। इसके अलावा यदि आपका फिर बता देना है कि हमारा जो विवाह है वो एक धर्म जाति को न देखकर इसमें सामंजस्य, अपना प्रेम व्यवहार विश्वास इस पर आधारित है, इसको बता देना है। अब वो कहेंगे आप हिंदू होकर या हिंदू मुख्यमंत्री हैं, आप इसका सपोर्ट क्यों कैसे कर रहे हैं। वैसे आपकी ये जितना ऑडियंस है या जितने मतदाता हैं ये आपके खिलाफ हो जाएंगे, अगली बार आप लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन लगाई जाएगी। फिर आपको यहाँ बताना है, यहाँ पर आप लोग इसके फायदे निकालेंगे, यहाँ पर फायदा क्या होगा। तो फिर आप कदम क्या उठाएंगे, एक जागरूकता अभियान के माध्यम से। किसी भी चीज को आप कहीं पर भी एक तो भय के आधार पर लागू नहीं करेंगे, उसको दंड का भय दिखाकर वो लागू नहीं करेंगे, ये बात याद रख लेना। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भय से दंड से कब तक रोका जा सकता है, उसकी एक सीमित सीमा होती है। लेकिन जो आपको इलाज करना है, परमानेंट उपचार करना है, जो स्थायी उपचार, वो आपका एक खुले विचारों का होना चाहिए कि जिसमें सभी नागरिक हमारे आत्मसात करें उसको। तो पहला पॉइंट आप फिर इसमें क्या लगाएंगे। अब यदि आपने समर्थन कर दिया कि नहीं, फिर आप लोग अपने राष्ट्र हित बताएंगे। यदि मैं इसका समर्थन क्यों कर रहा हूं तो उसमें बताना है कि हमारे यहाँ पर यदि विभिन्न, पहले तो हमारा विविधता वाला देश है, बहुधार्मिक वाला हमारा देश है, एक साधारण भाषा में समझना है। काफी लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा धीरे धीरे, इसलिए मैं लिखवाता हूँ कि आप उसको बारंबार यदि पढ़ें तो एक दूसरी चीजों को जोड़ पाए। अब समस्या क्या हो जाती है कि आप लोग पता नहीं कौन सा ऐसा बहाना लेके बैठे रहते हैं बताने के लिए कि मैंने पूरा दिन 24 घंटे के 48 घंटे 3 दिनों से चल रहा है, निकल जाता है, फिर आप लोग फिर भी उसमें से इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं बताने के लिए। इसको थोड़ा एक आप समीक्षा करिए स्वयं से। देखिए याद रखना, आपको अपने पांडित कर्म का कर्मकांड पढ़ा है, वो आपका मूल विषय, आपको उसमें ज्यादा मजा आएगा, बहुत एक्टिव में आप बातचीत करेंगे बताने में थोड़ा, क्योंकि वो करवाते रहे। इन सारी चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये सीरियस वाली, ये बच्चों वाली बात नहीं। यदि ये आप समझते हुए कोशिश नहीं की गई आपके द्वारा तो आप देख लेना, आप फिर वहीं पर रिटन में मिलोगे। ये बात दिमाग में सभी लोग बैठा लें। फिर अगली रिटन की तैयारी बिल्कुल निरंतर करते रहना। यदि ऐसा सब बचने की कोशिश करो, अपना टाइम मैनेजमेंट, कितना ही समय लगे समझना है। और जब तक ये चीजें आप स्वयं से नहीं समझेंगे, जब तक आप वहां अपनी रख नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी। यहाँ पर मैं कितना ही कुछ आप लोगों को बताता रहूं, कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पॉइंट मतलब एक डायग्राम टाइप में बना के समझने के लिए अच्छा है मेरा समझाना, कि आप लोग स्वयं से समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा करना पड़ता है, ये कदम उठाएंगे हम। लेकिन उसको आप महसूस करेंगे सारी चीजों को कि आखिर ये कदम उठाया गया है या मेरे द्वारा आपको बताया गया, तो इसका कुछ कारण होगा। ऐसे थोड़ी मैंने बता दिया कि कैसे क्यों उठाना है आपको। ये विशेष तौर पर याद रखेंगे सभी लोग। अब आप लोगों ने यदि समर्थन कर दिया है तो फिर उसके फायदे बता देने हैं कि हमारे देश को फायदा क्या होगा इसका। समझ गए ना सभी लोग। अब जैसे आप फायदा मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को कि हमारे राष्ट्र को क्या क्या फायदा होगा यदि अंतर धार्मिक विवाह का हम लोग समर्थन करते हैं, करवाते हैं। तो वे तो मुझे लिखवाने की कोई बात है नहीं है, बताइए जल्दी से। कोई नहीं बोलेगा। तो सभी लोग सुनने के लिए बैठे हैं क्या। गुरुजी अगर आपको लिखवाना हो तो दोबारा लिखवा दीजिए। नहीं नहीं, मुझे क्यों पता, मतलब बार बार लिखवाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर मैं वही चीजें आपको बताऊंगा कि हमारा विविधता में एकता वाला देश है, बहुधार्मिक देश है। यदि अंतर धार्मिक विवाह होते हैं
तो हमारी सामाजिक एकता, भाईचारे को मजबूती मिलेगी। यही सारे होंगे। विभिन्न संस्कृतियों का यदि मिलान होता है धर्म संबंधित, तो हमारे दिमाग में जो कट्टरपंथी विचार है, जो पूर्वाग्रह है, तो इनकी समाप्ति होगी। यदि संस्कृतियां मिलेंगी एक दूसरे के धर्म की, हम लोग परंपराओं को, रीति रिवाज को जानेंगे। यही तो है। तो अब ये लिख चुके हो आप लोग पहले, तो मतलब एक 3 हिस्से पार्ट में बांटेंगे आप कि पहले करवाना कैसे है हमको, फिर इसका फायदा क्या बताना है। यदि फिर आपको इसका समर्थन कर दिया है तो आपको उसकी फिर सुरक्षा भी करनी है, उसको बढ़ावा भी देना है कि आने वाले समय में हमारा जो भी इतनी कट्टरता, इतना हमारे यहाँ पर नफरत फैली हुई है, तो वो आगे चल के हमारा समरसता का भाव आ जाए, एकता में रहने लगे सभी लोग, सर्वधर्म समभाव के गुण पैदा हो सके। इन सारी चीजों को फिर हमको करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं जब जब यदि आपको समर्थन कर देना है अंतर्धार्मिक, क्योंकि वो किसी भी मुद्दे को पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल गहराई से खोद के निकालेंगे हर स्थिति में। वो समझते ये चलना है कि अब इस स्तर पर मैंने समर्थन किया तो पूरे रास्ते बता दिए कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता बता दी, फिर कानून का सम्मान बता दिया कि सम्मान यदि पूर्णतः कर रहे हैं जितने भी जो निर्धारित प्रक्रिया है तो मैं करूंगा, समर्थन है, मैं शादी करवाऊंगा, उसमें कोई रोक नहीं है। फिर यहाँ तुरंत बनेगा क्रॉस क्वेश्चन, क्या आप हिंदू होकर वो मुस्लिम युवक से अपने यहाँ की शादी करवा रहे, तो इसमें फिर आपका, फिर उसमें आपका निजी स्वार्थ ना देखते हुए आपको राष्ट्र हित देखना है, तो राष्ट्र के फायदे गिना देंगे आप। अब यदि आपने गिना दिया कि राष्ट्र के फायदे हैं हमारे, तो फिर इतना हमारा पूरा समाज इसके विरोध में है, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर इस पर आप लोग कदम उठाएंगे कि जागरूकता अभियान कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा में इसको जोड़ा जाए, ये कर लेंगे आप लोग। ज्यादा से ज्यादा है तो लाभकारी योजनाएं चला देंगे। यदि कोई अंतर धार्मिक विवाह है तो उसमें कोई पुरस्कृत कर देंगे आप लोग, जिसमें पुरस्कार रखा जाएगा। और ज्यादा है तो जो सुरक्षा संबंधी ज्यादा चुनौतियां इसमें रह रही हैं अंतर धार्मिक विवाह, क्योंकि पता है कि समाज हमारा त्याग कर देता है और हिंसा के संगठनों द्वारा जो भी कट्टरतावादी संगठन, तो ये संभावना बनी रहती है कि सुरक्षा पर समस्या पैदा हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं हो जिनका समाज और परिवार त्याग कर देता है, उनका पुनर्वास संबंधी हम लोग कदम उठा लेंगे। ये सारे बेहतर हम प्रयास करेंगे यदि समाज में, तो इसमें अंतर धार्मिक विवाह संबंधी जो भी रूढ़िवादिता लोगों के दिमाग में है, समाज के दिमाग में है, तो इसके आधार पर हम लोग इसको सकारात्मकता या सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। सुनाई दे गया सबको ये मेरी बात? जी गुरु जी। पॉइंट किया है? लिखना चाहो तो क्या है कि ये आपको लास्ट में अंततः उसको बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाना पड़ेंगे। ये कोई परिस्थिति, जैसे आपने कोई समस्या बता दी है तो फिर उसका समाधान आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप समस्या लेके घूम रहे हैं और इतने बड़े पद की एक आशा कर रहे हैं, लेकिन और फिर आपको ये समाधान पता नहीं। इसको थोड़ा गौर कर लेना है आप लोगों को। ज्यादा है तो लिख लेना, पॉइंट बना लीजिए आप, जागरूकता पर कदम उठाएंगे। ठीक है, जागरूकता में आप कार्यक्रम क्या है कि शॉर्ट शब्द लेंगे तो उसमें फिर जोड़ते चलना है कि जागरूकता हम लोग कैसे करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम में ये विशेष जोड़ा जाए हमारा ऐतिहासिक कोई ऐसा हमारा कार्य हुआ अंतर विवाह का, तो हमारे राष्ट्र में बेहतर योगदान दिया। गुरु जी एक एक पॉइंट लिखवा दीजिए, हम लिख रहे हैं इसे, एक एक पॉइंट लिखवा दीजिए आप। चलिए जागरूकता संबंधी अंतर धार्मिक विवाह में जागरूकता संबंधी कदम। दूसरा, शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल, इसके लाभ राष्ट्र के लिए। लाभकारी योजनाओं को बढ़ावा, लाभकारी योजनाएं चलाई जाए, तो जैसे पुरस्कार या चीजें,
उसकी तरफ आकर्षित हो। सुरक्षा संबंधी बेहतर प्रावधान, पुनर्वास की व्यवस्था। यदि आप 5 चीजें आपने देख ली तो सबसे पहले आपको ये लगता कि आपको ये समस्याएं पता है कि अभी ये वर्तमान हमारे समाज में समस्याएं चल रही हैं। यदि ये समस्याएं हमारे यहाँ पर चल रही हैं तो फिर उसको आपको समाधान तो निकालना पड़ेगा। जब आपको समस्या पता है तो समाधान तो आपको पता ही पता है। शिक्षा की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील है हमारे कदम उठाएं। तो आप यदि यूपी के या कहीं के भी मुख्यमंत्री हैं तो इतना आप कर सकते हैं अपने नागरिकों के लिए। बताइए, जल्दी बताइए। जी श्रीमान जी। तो तीनों चीजें जोड़ पा रहे हो ना? समर्थन कैसे करना है, हमारे राष्ट्र को लाभ कैसे बताना है, उसके ज्यादा विकास के लिए अंतर धार्मिक विवाहों को बढ़ावा मिले हमारे देश में या राज्य में, तो उसमें आप लोगों को कैसे कदम उठाने। समस्या कहीं भी कुछ भी आ जाए, आपका निजी स्वयं का स्वार्थ ना देख करके, क्योंकि वहां सारे केंद्र में आप रहेंगे, आपका धर्म रहेगा, आपका समाज रहेगा। तो आपको यहाँ से सभी चीजों को, समाज को बाहर निकालना है, इस रूढ़िवादिता से धर्म को बाहर निकालना है और स्वयं को भी बाहर बच के निकलना है। तीनों चीजें समझ गए ना मेरी? जब इन तीनों चीजों जी से आप श्रीमान। बाहर निकल के आ जाएंगे तो फिर आप अपने राष्ट्र हित में कार्य करना शुरू कर देंगे। यदि आप धर्म की संकीर्णता में, रूढ़िवादिता में फंसे रहेंगे, आप निजी हित पर ज्यादा बढ़ावा देंगे तो फिर आप यहीं पर फंस के रह जाएंगे। तो आप केवल अपने समुदाय का हित सोचेंगे तो इसमें हमारे राष्ट्र का, देश का अहित है। हम लोगों को पूरे समुदाय का सोचना है, केवल हमारे समाज का नहीं। थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे सभी मुद्दे पर, और किसी भी चीज पर कोई भी प्रश्न करे तो उस पर, उसके प्रश्न में खत्म ना हो पाए और ये सोच लिया करो कि इसका हमारे देश के लिए व्यापक लाभ क्या हो सकता है किसी भी चीज का। तो अभी हमारा अंतर धार्मिक विवाह में ये अभी हमारी बेसिक चीजें चल रही है, याद रखना सभी लोग। अभी केवल सभी अपने अपने माइक बंद किए हुए हैं, वीडियो ऑफ किए हुए हैं। यही समझ लेना है कि जिसका जब होता जा रहा है ना, तो अब फिर यहाँ से मैं लेना क्लास शुरू कर दूंगा जैसे ही फिजिकल और मेडिकल फिट हो गए आपको। या तो फिर ये करना है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप मुझे पैसे अकेले दे रहे हो, मैं पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो फिर नहीं आप लोग हमसे जुड़ेंगे। यदि जुड़ना है तो ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ नहीं है। जो हमारे धर्म का आपको मिले उसको तुरंत कार्य करना है। धर्म पर, धर्म का कल के लिए बिल्कुल मत छोड़ा करो, क्योंकि आप धर्म का जब भी अपना शुरुआत करेंगे, धर्म का जैसे ही आप अपना शुरुआत करेंगे वैसे ही आप लोग सुधार कर लेंगे। क्योंकि फिर पीछे हम लोग छोड़ते जाएंगे तो वो छूटता जाएगा, क्योंकि वो हमारा ज्यादा है सिलेबस धर्म संबंधी। तो उसको तुरंत सुधार करना। ये ऐसा हो सकता है कि इसमें हमारी कुछ 5-7 ऐसी स्थितियां हैं जिस पर हम लोगों को अच्छी तरह से कार्य करना है, और इसी स्थितियों से आपसे प्रश्न बनेंगे। या तो आपका धर्म से कोई लॉजिकल प्रश्न सीधा साइकोलॉजी में वो करेंगे, दूसरा आपकी वर्तमान चर्चाओं पर साइकोलॉजिकल प्रश्न बनाएंगे, तीसरा कोई वर्तमान ऐसी परिस्थिति भारत में चल रही है इसका आपके दृष्टिकोण से क्या समाधान होना चाहिए, या आप उस स्थिति में हैं तो क्या करें। ठीक है। अब ये अरुण तिवारी नाम के कोई सदस्य हमारे जुड़े हुए हैं। ये कौन है? थोड़ा अरुण तिवारी अपना चेहरा दिखाइए, आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन है आप।
सबसे बड़ी बात तो यही है कि सब लोग अपना वीडियो ऑफ किए रहते हैं, पता ही नहीं चलता कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, किससे हमारी बातचीत हो रही है। आप लोग 3 लोग तो दिखते हैं परमानेंट, 3-4 लोग, बाकी पता नहीं क्यों छुपे रहते। ये अरुण तिवारी कौन है? लेटे हुए होंगे, सही है ना? अरुण तिवारी भैया। चलो सो आराम से, सोइएगा। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम। विजय प्रो जी अभी जुड़े हुए हो क्या? प्रभात मिश्रा, अपना पहले वीडियो अपना दिखाओ। नीतीश उपाध्याय, क्या अंतर धार्मिक विवाह में आप राष्ट्र के क्या लाभ होंगे हमारे? गुरुजी, अंतर धार्मिक विवाह में हमारे राष्ट्र को जो अलग अलग जनजातियां आपस में जुड़ेगी तो अलग अलग प्रेरणा मिलेगी, उनसे संबंधित धर्म की जानकारी मिलेगी। जातियां नहीं जुड़ेंगी, अलग धर्म अलग धर्म संप्रदाय जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। हाँ, अलग अलग संप्रदाय धर्म जुड़ेंगे। या तो समुदाय बोल सकते हो, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग जुड़ेंगे तो उनमें सामंजस्य बढ़ेगा और एक दूसरे के पारंपरिक जो गतिविधियां होती है या पारंपरिक जो पारंपरिक परंपरा रीति रिवाजों का जब मिश्रण होगा, संस्कृति का मिश्रण होगा, जी ठीक है। पारंपरिक परंपरा या रीति रिवाज, कोई एक शब्द जो अच्छा लगे वो देख लेना है आपको, जी 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 जी। ठीक है। तो जब संस्कृति का मिश्रण होगा तो इसमें एक नया दर्शन या नए विचार निकल कर बाहर आए। तो आपस में प्रेम भी बढ़ेगा दो समुदायों को आप लेकर। देखिए, ये 2-3 शब्द रट लीजिए, एकता को बढ़ावा मिलेगा, भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, जी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। ये 2-3 शब्द बिल्कुल रट लेना है, एक नॉर्मल होते हैं, चाहे जहाँ पे यूज कर सकते हो आप, कुछ भी राष्ट्र जी की बात करें, ठीक है। हमारा जो पूर्वाग्रह कट्टरता है इसमें कमी आएगी। जब दो संप्रदाय, विभिन्न दर्शन या धर्म के जब सिद्धांत हम लोग जानेंगे तो इसमें व्यक्ति तर्कशील और उदारतावादी बनेगा। जैसे मैंने हिंदू धर्म जाना, अब मैं मुस्लिम धर्म को या किसी अन्य धर्म को और जान पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं नहीं समझता कि मैं बहुत उदार हूँ अपने आप में, सभी धर्मों के प्रति, सभी नागरिकों के प्रति। तो यही फायदा है, इसको मैं श्रीमान फील किया हूं, जब ये बताता हूँ, बोलिए। श्रीमान जी, यह एक और मैं बता सकता हूँ ना, धार्मिक उपद्रव जो अपना देश में बढ़ रहा है इसमें भी कमी आएगी। तो यही धार्मिक कट्टरता में, लड़ाई, धर्म धर्म का, इसमें भी कमी आएगी। ये उसी का कट्टरता का पार्ट है कि उसमें उपद्रव जैसे कट्टरता कम होगी तो ये जितनी मॉब लिंचिंग का हिंसा हिंसा हो रही है, ठीक है। हिंसा बोल देंगे आप, उपद्रव बोल देंगे, बलवा बोल देंगे, जी किसी श्रीमान एक जी। एक शब्द का चयन करना है। उपद्रव को थोड़ा हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, एक धार्मिकता के माध्यम से हम लोग आध्यात्मिक है, ये पॉलिटिक्स वालों के लिए जी उपद्रव श्रीमान सब अच्छा लगता है, हम लोगों को हिंसा ठीक है। जी 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 श्रीमान। तो हिंसा का उपयोग करें, हम लोगों को एक व्यवस्थित शब्द उपयोग करना है, ये याद रखना। तो ऐसा कोई शब्द वहां आप लोग बोल देंगे और फिर उसमें किसी ने गौर कर लिया, फिर उसी में अंदर घुसना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें थोड़ा फंस जाएंगे। पहली बात तो आपने बोला है, दूसरी बात आप उसी को फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको विश्लेषण करना आना चाहिए। तो ऐसे जैसे ही आपका पूर्वाग्रह खत्म होगा, आपकी कट्टरता कम होगी, ऐसी चीजें कम होगी, तो उपद्रव और हिंसा वाले काम खत्म हो जाए।
तो अब ये 3-4 चीजें बता देना कि हमारे देश के लाभ हो गए। आपको इसको समस्या के तौर पर नहीं देखना है बिल्कुल। धोखे में फिर वो इमोशनली आपको पहले बातों में फंसा लें और फिर ये बातें स्टार्ट करना शुरू कर दें, तो फिर इसमें फंस जाओगे आप। ठीक है, चलिए कहने का प्रयास करेंगे। और प्रयास कौन करेगा? गुरुजी हम करेंगे हम। चलिए जी गुरुजी कर रहे हैं, प्रयास अभी भी कर ही रहे हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे तो प्रयास बेहतर ही होगा। नहीं नहीं, देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी भावनाओं को समझो। सबसे पहली बात, एक भावनाओं को समझाने के मतलब ये है कि आप बच्चे हो नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो 5-10 वर्ष के, तो उनको प्यार से टॉफी खिला के और अच्छे अच्छे टाइम पास करवा के और फिर सिखाया जाए, वो एक तरीका अलग। आप लोगों से सीधा बोला गया कि याद रख लेना है, आपका कर्मकांड पक्ष है वो आपका एंट्री करवाएगा वहां इंटरव्यू में। अंदर प्रवेश का रास्ता कर्मकांड है, लेकिन जो सिलेक्शन करवाएगा वो करवाएगा ये आपका व्यवहारिक ज्ञान। जितने जल्दी आप लोग इसकी महत्वता को समझ लेंगे उतना आपका फायदा जल्दी होगा। ये याद नहीं पास करवाना चाह रहा हूँ। जी जी। और यदि आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े हैं, हम लोग केवल सुनते हुए बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे और सीधा बोलना इंटरव्यू में स्टार्ट करोगे, तो ये लिखती दे लेना, यहाँ कभी नहीं बोल पाओगे। यदि यहाँ आप लोगों को कोई अपनी इमेज का, छवि का, यदि आपकी कोई यहाँ साख कम हो रही हो कुछ गलत बोलने में, इतना आप लोगों को छुट्टी दी है कि आप लोग अपने कट्टर वाले विचार, अपने नकारात्मक विचार रखिए ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जानबूझ कर रखें, मजाक में लेकर मत रखो। जो आपके दिमाग में इस संबंधित में विचार आता है रखो, तो सही हम करवाएंगे कि गलत कैसे है पहले वो बताएंगे, तो फिर उसको सही करवाएंगे, आपको महसूस करवाएंगे। साइकोलॉजी पढ़ाने का और प्रवचन वाला उसका है कि वो महसूस करवाया जाए आपको कि हाँ ये मैं गलत था इस जगह पर और यहाँ मैं सही था। चलिए दीदी उपाध्याय माइक ऑन किए हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं। अंतर धार्मिक विवाह तो बढ़ावा मिलेगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सही। कनेक्शन में भी नहीं नहीं, आपका कनेक्शन वीक है। सीताकांत मिश्र जी जुड़े हुए हैं। मैं सुन रहा था महोदय जी। अंतर जाति विवाह बहुत आवश्यक है। एक अंतर धार्मिक, हाँ, अंतर धार्मिक विवाह, अंतर करना है बहुत। अंतर धार्मिक विवाह, अंतर धार्मिक विवाह होने से भारतीय समाज में एकता की भावना प्रदीप्त होगी। हमारे यहाँ जो एक आपस में भेदभाव और आपस में वैमनस्य की भावना, धार्मिक स्तर पर कट्टरता इत्यादि भावनाएं और जगह जगह पर देखी जाती हैं, उन चीज़ों में भी कमी आएगी और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होगा। भाषाई स्तर पर एक दूसरे की हम भाषाओं को जान पाएंगे, एक दूसरे की संस्कृति से भी हम अवगत हो पाएंगे। साथ ही हम अपने जीवन साथी, अपने जीवन के जो प्रमुख निर्णय होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन साथी हम चुन पाने की स्थिति में होंगे और इससे
हमारे राष्ट्र में एकता, अखंडता, समानता की भावना भी प्रदीप्त होगी। इस प्रकार अंतर धार्मिक विवाह राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छा सशक्त कदम होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। इससे अच्छा तो अब आपसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले जो वही है, आप लोग थोड़ा कुछ फील करिए कि आखिर ये क्यों अच्छा है हमारे यहाँ पर। आप जिस पथ के लिए जा रहे हैं, कम से कम उस पर विचार कर लीजिए। वहां आपका कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पर दूर दूर बैठ के सोच रहे हो ना कि वहां हमको पूजा पाठ करनी है। वहां पूजा पाठ का दूर दूर तक लेना नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। केवल 8 दिन में 7 दिन में एक बार आपकी मंदिर परेड होगी, उसी में सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि पंडित जी जितने जल्दी आप निपटा सके निपटा लेना, ज्यादा समय मत लेना। आप लोग केवल इसी पर जाएंगे, इसलिए वो अब व्यवहारिकता का परीक्षण ज्यादा कर रहे हैं। क्या आप व्यवहारिक एक्टिव हैं कि केवल आपने पारंपरिक शिक्षा रट के और बैठे हुए हैं और उसी पर चल रहे हो? आपको वर्तमान की समस्याएं, चुनौतियां पता होनी चाहिए समाज की। उसको बोला जाता है धार्मिक गुरु। समझ रहे हो ना? थोड़ी थोड़ी आपको बुरी लगेगी, लेकिन ऐसा है कि जो लोग हमारे 1-2 बार इंटरव्यू दे के आए हैं, वो तो मेरी बातें समझ रहे हो। मैं तो उनको कैसे भी अपशब्द भी बोलूं तो वो सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है दर्द इंटरव्यू से लौटने का, कि पूरी मेहनत हमारी जीरो हो जाती है यदि ये बातें नहीं सुनी। तो वो समझ रहे हैं इसका कि कितना महत्व है बातों का। तो ऐसे ही आप लोग, जब आपके साथ अनुभवी, पहली बात तो आप यही शुक्र मनाइए कि आपको पढ़ाने वाला टीचर बिल्कुल ऐसे समय पर मिल रहा है, एक सही दिशा में आपको हर चीज बिल्कुल अपने भाई की तरह, छोटे भाई की तरह। अपना छात्र मित्र मत समझना है। मैं जितने भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कभी ये छात्रों की दृष्टि से देखता ही नहीं। सभी को ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को भला हो जाए, बस जब तक मेरे पास ज्ञान है। ईश्वर में कभी ये नहीं घमंड करता कि मेरे पास ज्ञान है, सीधा मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। ये थोड़ी है कि आपको प्रवचन हो ये सारी चीजों का, मैं उपकार नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, ये ज्ञान दिया है, तो केवल इसीलिए उसने देखा हुआ। कभी किसी चीज, व्यक्ति को कोई चीज कब दी जाती है? तब उसको परखा जाता है कि इसके लिए ये सही है, तब उसको वो प्रदान किया जाता है। यदि इतनी ही परिस्थिति में आप लोग अपने आप को सुधार की रास्ते पर नहीं ला सकते, तो फिर उसमें मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अच्छी अच्छी सबसे बेहतर चीजें लेके आता हूँ कि आपको जितने भी साधारण भाषा में समझाया जा सके ये सारी चीजों। बाकी मेरी मेहनत पर आप लोग बिल्कुल ऐसे व्यवहार करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा दुख होता है। और कोई बात करना चाहेगा? ऐसा है, आपने लिखा हो तो लिखकर भी बता सकते हो, लेकिन ये भी दिमाग में रखना, ये हमारी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना आप बेसिक समझ लेंगे ना, उतना फिर मैं किसी भी आपको मुद्दे पर सामने रख दूंगा कि इस पर क्या, तो आप लोग बताने में सक्षम होंगे। कम से कम 100% नहीं तो 50% आप जवाब दे सकते हैं। मैं आपको तैयार करने की कोशिश 100% नहीं करूंगा। मुझे ये करना है कि हर विषय पर आप 50% उत्तर देने की स्थिति में हो। फिर वहां कुछ सहयोग आपको इंटरव्यू पैनल द्वारा दिया जाएगा। अब आप लोग इस भ्रम में हो कि अब हमारा अच्छा, हम वहां मुस्कुराएंगे और अच्छा बढ़िया प्रदर्शनी करके और व्हाइट अपना कुर्ता पैजामा और जैकेट और ये सब करके जाएंगे, तो वहां स्वरूप का नहीं है प्रदर्शन करना। वहां पहले आपका ज्ञान का प्रदर्शन होगा, और फिर लगेगा कि आपको मदद की जरूरत है। क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है, इंटरव्यू में सब लोग घबराते हैं, बोल नहीं पाते, आता आता हुआ भी भूल जाता है, तो फिर आपको मदद की जाती है। लेकिन आप लोग ये सोचें कि इन सारी चीजों में वहां पर सारा कुछ हो जाए, तो फिर नहीं होता है। अच्छा बुरा जैसे विचार आए आपको लिखवा दिया जाता है, उसी को देखकर बोलो कम से कम। जैसे आपका रिपीटेशन होगा, आपके दिमाग में स्थायी व्यवस्थित होते जाएंगे सारे विचार, और इन्हीं को आपको आत्मसात करे, वो आगे आप लोगों को फायदा होगा। जैसे आप एकता को देख लेंगे,
अपनी अखंडता को देख लेंगे, सर्वधर्म संभाव की भावना को आपका ज्यादा समर्थन मिलेगा या फायदा होगा हमारे समाज में। तो यही आगे चल के फायदा आपके अन्य मुद्दों पर भी इसी को देना है। पूरा जितना हमारी पूरे साइकोलॉजिकली जब तैयारी आपकी घूमेगी इन्हीं वैल्यूओं पर। राष्ट्र पर आपको 4 वैल्यू है, आपके व्यक्तिगत जीवन में 4-5 कुछ अच्छे इस पर वैल्यू होगी, सैनिक में कुछ आप लोग अलग से 2-3 वैल्यू हो जाएंगे, इसी पर आप लोग पूरा इंटरव्यू घुमाएंगे। लेकिन पहले इनको आप समझेंगे, जब ऐसा होगा आप लोग सोचेंगे कि हम सुनते सुनते ऐसा करते रहें और फिर फीलिंग लेते रहें। फिर तो वही हो गई कि ऑनलाइन में जब तक हम लोग अपना फेसबुक और जो भी चलाते हैं, जब तक देखते रहते हैं फीलिंग आती है हमको कि हम अच्छे होशियार हो गए हैं, सब कुछ कर ले जाए, और वही 1 घंटे बाद यदि हम लोग फिर उसका समीक्षा करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो फिर वो 0 हो जाता है। कोशिश करना कि ऐसा कुछ ना हो। और कोई रखना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं दूसरा प्रश्न लेके आ रहा हूँ, फिर उस पर कुछ बताएं। 15-16 लोग जुड़े हुए हैं। ये दिवस। जय हिंद। श्रीमान जी, सर्वप्रथम मैं अंतर धार्मिक विवाह के लिए 3 मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम तो यह है कि जो धार्मिक विवाह हो रहे हैं वो कट्टरता एवं गोपनीयता के माध्यम से तो नहीं हो रहे हैं, इस पे विशेष जानकारी प्राप्त करूंगा। तत्पश्चात 1954 एक्ट के द्वारा विवाह। सुनिए आप जी गुरु जी। आप एक्ट नहीं बताएंगे, वो मैं आपको जानकारी देने के लिए चर्चा कर देता हूँ। आपसे इतनी अपेक्षा नहीं करेंगे वो कि आप उनको एक्ट बताएं किसमें प्रावधान है, ये नहीं। हमारे कानून सम्मत जो भी कार्यवाही दी गई है वो यदि वो अपना पूर्ण करेंगे, जो भी नियम कानून बने, तो फिर मैं उनका समर्थन करूंगा। हमारे हर प्रकार से बने हुए हैं। एक तो उम्र के लिए बना हुआ है, दूसरा ऐसा कोई शादी विवाह है तो उसके लिए भी बना हुआ है। जैसे आप प्रलोभन भय से डर से ऐसी कोई चीजों से यदि करवा रहे तो उसके लिए भी बना हुआ है। समझ रहे हो ना? इन सारी चीजों को देखते हुए सीधे कानून का पालन करवा देंगे, फिर सीधे आप विवाह का आधार बता देंगे कि विवाह श्रीमान अंतरजातीय धार्मिक अंतरजातीय नहीं है। ये क्या कर रहे हो? ठीक है, फिर आपको बता देना है कि जो हमारा श्रीमान विवाह होता है, विवाह का जो आधार होता है, जब कोई व्यक्ति जब आता है वहां, जब कोई उसको आपस में प्रेम हो, विश्वास हो, सम्मान हो, सामंजस्य की भावना हो, जब वो आपके यहाँ शादी करने आएगा। और ये सारी चीजें हैं तो फिर मुझे तो शादी करवानी है, क्योंकि पहली बात तो मैं धार्मिक पद पर पदस्थ हूँ, तो इसलिए मेरा कर्तव्य का निर्वहन मुझे करना किसी भी परिस्थिति में हो जाएगा, मैं उसका निर्वहन करूंगा। तो सीधे शादी करवा देंगे ये 3 पॉइंटों में, ज्यादा आपने फैलाया नहीं। अब आ जाएगा आपको क्रॉस कि आप शादी करवा रहे हैं हिंदू होके, हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से, आपके संगठन, आपका समाज, आपका परिवार ऐसा कर देगा, तो फिर आपको निजी हित त्याग कर दूर कर देने हैं, फिर आपका राष्ट्र हित बता देना है। ठीक है, ये जो प्रभाव पड़ेंगे वो सामान्य है, लेकिन जो आपके राष्ट्र को फायदा होगा वो ज्यादा होगा। तो आपको बता देना है कि भाईचारे की उदारतावादी दृष्टिकोण, हमारा पूर्वाग्रह और कट्टरता वाला दृष्टिकोण, इसमें कमी आएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा, राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म संभाव, ये 4-5 चीजें इस पर बता दें। अब जब आपने इतना सारा कुछ बता दिया फायदा, तो फिर अब आपसे कदम पूछ लिए जाएंगे। यदि आप चाहें कि हमारे प्रदेश में या देश में से अंतरधार्मिक विवाह बढ़े, तो इसके लिए आपका क्या कदम होगा? तो फिर आप उठा देंगे कि आप जागरूकता बढ़ाएंगे, शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम जोड़ के हम लोग अपनी पीढ़ी को तैयार करेंगे।
कुछ हम लोग लाभकारी योजनाएं चला सकते हैं, सुरक्षा संबंधी विशेष प्रावधान कर देंगे। इसके अलावा और ज्यादा है तो जो भी अभी वर्तमान में समाज हमारा परिवार त्याग कर देता है ऐसे जोड़ों का, उनके लिए पुनर्वास योजना, इसका प्रावधान कर देंगे। अब मुझे बताओ कि इसमें रॉकेट साइंस कहाँ है? इतना अच्छी तरह से उत्तर प्रस्तुत करने की अब 3-4 कितने सीमित शब्दों में मैंने बता दिया कि आप बस जोड़ बस लेना। अब किस प्रश्न के उत्तर की कब जरूरत पड़े वो आपको समझना बस है कि अब हमसे पूछा क्या जा रहा है। अमन शर्मा जी समझ गए हो ना अब ये साधारण भाषा? जी गुरुजी। मतलब जोड़ लोगे ना आप? सर्वप्रथम कैसे अपन को प्रश्न सुन के कैसे किस प्रकार से प्रतिक्रिया करनी है, फिर उसके बारे में गुरुजी अपन को आपको प्रश्न समझना है कि इस प्रश्न का मूल उद्देश्य क्या है। जैसे आपके पास मैंने एक परिस्थिति लगाई थी कि आपके पास एक लड़का लड़की आ रहे हैं, जैसे मुस्लिम विवाह है, हिंदू लड़की, तो आपको अब यहाँ देखना है कि मैं शादी की प्रक्रिया पर क्या कदम उठाऊंगा। आपने करवा दी शादी, अब मैं आपका क्रॉस क्वेश्चन उठाऊंगा कि आपका समाज, आपका परिवार बहिष्कार कर देगा, जो भी आप कर्मकांड संबंधी कार्य करवाते हैं वो आपका बाधित हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, ये सारी चीजें। तो आपका ये हो गया स्वाहित या निजी हित। तो आप इससे ऊपर उठकर आप राष्ट्र का हित बताएंगे, राष्ट्र हित का बता देंगे, अपना छोड़ देंगे। हाँ कि श्रीमान ये अपने बारे में जवाब नहीं देना है इसमें। नहीं, अपना तो छोड़िए, अपना करने लगोगे फिर आप अपने उसमें स्वाहित में राष्ट्र हित का नहीं बता पाएंगे जी। अपना स्वाहित छोड़ के इसमें खुद का इसमें डिफेंस नहीं करना है, इसमें सिर्फ अपन को राष्ट्रीयता बतानी है, राष्ट्र के हित के कारण। राष्ट्र जैसे मैंने बता दिया, आपका समाज आपका बहिष्कार कर रहा है, तो आपने उसमें सीधे समाज को कैसा समझाना है, जो मैंने ये 4 पॉइंट बताए हैं जी। आपका परिवार कर रहा है तो परिवार में वही बता देने हैं, कोई संगठन कर रहा है तो उसमें वही बता देने हैं कि इसमें हमारा राष्ट्र का क्या फायदा। अपना वो छुपा जाना है, अपने पर गौर नहीं करना है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अपना हित तो अपने ही आप आ जाएगा, फिर उसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें असमंजस की स्थिति में मत फंस जाना कोई, यदि उन्हें आपके ऊपर परिस्थिति डाल दी कोई, तो ऐसी स्थिति में आप लोग त्वरित निर्णय कैसे निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, या समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं, ये परीक्षण होता है। और ये सीधा आपका पर्सनालिटी से नहीं जुड़ता है, ये व्यक्तित्व से जुड़ता है। पर्सनालिटी एक इंग्लिश शब्द है, उसका मतलब होता है एक बाहरी स्वरूप या बाहरी दिखावा, कि जो आपकी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, ये बाहरी सारी चीजें दिख रही है कि आंख, नाक, चेहरा कैसा है। और एक होता है व्यक्तित्व, वो आपके आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करता है, जिसमें आपका व्यक्तित्व वाला एक प्रश्न निकलता है। ये वैल्यू में धीरे आपको व्यक्तित्व और सैनिक वाली अलग से पढ़ाऊंगा, मैंने जो आपको 10 वो लिए है। अभी हमारा यहाँ टॉपिक खत्म करूंगा मैं इसको, अंतरधार्मिक चीजों को। अब बाकी मैं सैनिक लाइफ का आपको अलग से लूंगा। सैनिक वाला जब लूंगा तो उसमें आपका पारिवारिक संबंधी परिस्थिति निकालूंगा इसी से, अंतरधार्मिक में, जिसमें आपका पत्नी भी, आपकी बहन भी कोई शादी करती है या कुछ भी निर्णय लेना चाहेंगे, उसमें फिर इसको जोड़ूंगा मैं उससे। तो अब यहाँ पर हम लोग 3 परिस्थितियों से निकले हुए। तो ऐसा है कि आप धीरे धीरे तैयारी करते चलें, उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप इतनी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहा हूँ। आपको बस बोलने की कोशिश करना है, ये बेसिक निकाल रहा हूँ। अभी जब मैं रियलिटी में आऊंगा फिर मेरा एक अलग रहेगा तैयार करने का सिस्टम। लेकिन कुछ शब्द कम से कम, जैसे मैं दोबारा लौटूं इसी मुद्दों पर और आपसे बात करूं, तो आप कम से कम निर्भीक होकर, अच्छी बुरी बात है, कुछ शब्द 50% बोलने की स्थिति में आ जाएं, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मैं बार बार आपको सुधार करवाता चलूंगा कि 50% आपने प्रस्तुत किया, कुछ छोड़ दिया, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसको सुधार कर लो आप। ठीक है। अब हमारी
बोलिए बोलिए। श्रीमान जी, अगर हमारे समक्ष में कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें धार्मिक अंतर धार्मिक विवाह करवाना है, तो सर्वप्रथम एक ये, चूंकि भारत का संविधान स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, तो अगर कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कानूनन रूप से यदि वो सही है तो मैं विवाह करवाने के लिए तैयार हूँ। तथापि यदि विवाह करवाने के बाद में कोई ऐसी समस्या आती है, सामाजिक रूप से कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र रखता है, तो मुझे राष्ट्र की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए अपने निजी स्वार्थों पर ध्यान नहीं देना है। हम उन सबको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि ये अंतर धार्मिक विवाह हमारे राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए कितना आवश्यक है, और भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसके लिए यह धार्मिक विवाह कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक दूसरे की संस्कृतियों को जानने के लिए, एक दूसरे के आचार विचार व्यवहार भाषाई सामंजस्य को बनाने के लिए यह अंतर धार्मिक विवाह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आजकल समाज में जो धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाने का जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं तमाम दंगे और फसाद जैसी स्थितियां हमारे देश में देखने में आती हैं, उन चीजों पर भी लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा और लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, एक दूसरे के प्रति सहृदयता की भावना, सहयोग की भावना और साथ ही सहिष्णुता की भावना के साथ में काम करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो हमारी प्रगति है वो बढ़ेगी। अभी जो हम और सब प्रपंचों में हमारी दृष्टि रहती है वो, और उस संकीर्णता से हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए ऐसे धार्मिक विवाह, अंतर धार्मिक विवाह के जो सकारात्मक पहलू हैं समाज में, हम उन पहलुओं को ले जाकर के उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे। पाठ अगर कभी हमें अवसर मिला और कभी मुझे ऐसे सुझाव देने का अवसर मिला, तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी और विभिन्न शिविरों के माध्यम से भी समाज में ऐसे जागरूकता लाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पता ही इतना बेहतर आप बोलना शुरू करिए, अपने आप आ जाते हैं ये शब्द। आप लोग क्या है कि इन शब्दों से डर रहे हो कि मैं ये शब्द कैसे बोल पाऊंगा, कहाँ से आएंगे। आप बोलना शुरू कर दीजिए, अपने आप आ जाते हैं। आप इतना बेहतर कर रहे हैं। आपको एक बार सलाह दूंगा, आप यदि आपका कर्मकांड पक्ष कमजोर हो तो उस पर विशेष गौर करिए, बाकी आपके अंदर कोई कमी नहीं। यदि लग रहा हो कोई अशुद्धियां हैं कुछ, तो उस पर कार्य करना शुरू कर दीजिए अपने कर्मकांड पर। उनको आप संभाल लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है धर्मगुरु बनने। ऐसे ही साहस होना चाहिए। अभी और ये थोड़ा ज्यादा आप कुछ एक्स्ट्रा शब्द को बढ़ा के बोल रहे हो, मतलब कुछ ये ज्यादा जोड़ी है, तो वो आप व्यवस्थित आ जाओगे। जैसे 2-3 बार हम लोग प्रश्न को दोहरा लेंगे और बार बार, तो उसको फिर आप व्यवस्थित कर लेंगे। तो जैसे जितना आप लोग उसका बात करेंगे बार बार मुद्दे पर, उतनी उसमें खूबसूरती आती जाएगी। ऐसे ही चाहिए वहां पर, बिना भय डर से अपने विचार रखें। वहाँ ये थोड़ी चाहिए कि आपके विचार को उनको सुनवाना है कि वो लोग वहां प्रवचन देंगे बैठ के 4-5 लोग और आप वहां पर सुनेंगे। ऐसे ही ये सोच रहे हो कि हाँ गुरुजी आप ना प्रवचन देंगे, कि वहां चल रहा है। वहां तो उनको प्रश्न बोलने में भी बहुत समस्या होती है। वो ये सोचते हैं कि हमारे ये भावों से समझ लें कि मैं क्या चाहता हूँ, पूछना और बोलना शुरू कर। ये स्थिति है इंटरव्यू की। ये समझना है कि आपके ऊपर वो उपकार कर रहे हैं कि मुंह से यदि बोलते हैं स्पष्ट शब्दों में, तो ये बहुत बड़ा उपकार है उनका। तो आपसे तो अपेक्षा ये होनी चाहिए कि वो बैठ जाएंगे सीरियस मूड में, तो आपको लगना चाहिए कि ये क्या पूछना चाहते, कैसे मनसा का पता लगाएंगे आप, यही सांकेतिक भाव से। ऐसी परिस्थिति में हमको तैयार होना चाहिए। आप लोग केवल ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वो तो 1 लाख सैलरी मिलना है, अच्छे जीवन हमारा निर्वहन होना है मस्ती से, और इसी की खुशियां महसूस कर लेते हो।
और मुझे तकलीफ देते हो ना बोल के, वो अपना सारे चेहरा छुपा छुपा कर। ये अच्छी है बात ना, सोचना कल्पना करना तो ये अच्छा है, अपने लिए कल्पना करनी चाहिए, लेकिन उस पर कार्य भी करना पड़ेगा आपको। चलिए ये तो हमारा हो गया। कल का थोड़ा मैंने एक ग्रुप में प्रश्न डाला था, कोई धार्मिक नेताओं पर या धर्माचार्यों पर, तो इनमें आपसी मतभेद या आपसी टकराव क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, और इसका समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, आप इसको कैसे सुलझा सकते हैं या क्या समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।